हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, ठीक है, उसमें मतलब जो अप्लाइड मैथ होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। उसके बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवकलन के बारे में बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बारे में हम और सब सारी चीज़ें बातें करेंगे। आइए, अगर ये चीज़ आप सीखते हो जो हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका जब आप टर्म पढ़ोगे थ्योरी ऑफ मशीन, तो उसमें एक चैप्टर आता है फोर्स एनालिसिस, उसमें आपका काम आएगा, ठीक है। और फिजिक्स में आपका इसका काम आएगा, यानी बहुत जगह इसका यूज होता है, इसलिए इसका नाम ही होता है अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ का मतलब इंजीनियरिंग में भी आपको यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में इसका यूज आता है। तो इसको हम बढ़िया से आपको समझाएंगे, आप उसे समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हम जब आगे बताएंगे क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ हम लिमिट के बारे में बातें अभी नहीं करेंगे ना, हम यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत के बारे में भी बातें करेंगे। अभी हम अवकलन के बारे में बातें करेंगे, फिर अवकलन पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रथम सिद्धांत भी बात करेंगे, फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करेंगे किस पे, डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। पहली सबसे बड़ी बात क्या है आपका दोस्त, कि डिफरेंशिएशन को आप देखते होंगे डी वाई अपान डी एक्स के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसे पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ने का तरीका ये है कि डी अपान डी एक्स ऑफ वाई, डी अपान डी एक्स ऑफ वाई, डी अपान डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डी अपान डी एक्स है, इसी को क्या बोलते हैं, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो उसमें मैथ पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है डी, इसको क्या लिख देगा, डी लिखता है। अच्छा, इसको हम इन संकेतों के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डी वाई अपान डी एक्स के रूप में वाई डैश कहीं लगा है तो उसका मतलब भी क्या होता है आपका डी अपान डी एक्स ही है, डी वाई अपान डी एक्स ही है। अगर कहीं वाई वन लिख दिया तो उसका मतलब भी क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स ही होता है, ठीक है। तो डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, उससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से भी रिप्रेजेंट इसको किया जाता है डिफरेंशिएशन को, ठीक है, यानी अवकलन को। एफ डैश एक्स को से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मतलब भी क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स ही होता है, यानी एक बार अवकलन किया गया है। डी का मतलब मैंने आपको समझाया, डी अपान डी एक्स मतलब होता है डी, ठीक है। और एफ एक्स मतलब फंक्शन है, अगर आप एफ एक्स लिख दोगे तो आपको डी वाई अपान डी एक्स वाली बात ही आ जाएगी। डी वाई, तो डी का मतलब क्या होता है, डी अपान डी एक्स, तो इसको हम क्या आ जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स। तो इन संकेतों के द्वारा क्या किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं पे y2 लिख दे, y2 लिख दे, ठीक है, या y के ऊपर डबल डैश कर दे, तो इसका मतलब बदल जाता है। क्या मतलब बदल जाता है बाबू, इसका मतलब होता है डी अपान डी एक्स और डी वाई अपान डी एक्स, इसका मतलब ये हो जाता है। मतलब एक बार अवकलन किया था आपने, यानी इसको लिख सकते हो ना, डी अपान डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने अवकलन किया था, ये क्या है, वाई वन, तो डी अपान डी एक्स वाई वन हो गया, यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं पे y3 लिख दिया गया हो या y के ऊपर ट्रिपल डैश लगा दिया गया हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब है डी अपान डी एक्स y2, और y2 की वैल्यू कितनी है, देखो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो शायद हम जानते हैं कि आप इन संकेतों के बारे में समझ गए होंगे, है ना, इन संकेतों के बारे में समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो आइए अब हम क्या बोलते हैं, अब हम सीखेंगे क्या कि इसमें y क्या है और x क्या है। इसके बारे में सीखने के बाद आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में हम बोलेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, जिसको मिटाते हैं पहले। तो संकेत वाली बात आप समझ गए, फिर याद रखिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, डी अपान डी एक्स मतलब डी होता है। जब सेकेंड ईयर बीएससी वाली मैथ आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक कैपिटल डी लिखा रहेगा, ठीक है। इसका पढ़ा जाता है डी अपान डी एक्स ऑफ वाई, वाई क्या होता है अभी हम बताने जा रहे हैं, वाई एक फंक्शन होता है, क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और
वाई डैश से y1 इसका मतलब होता है एक बार अवकलन करना, यानी एक बार क्या डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव्स करना। ये बातें मैंने आपको बताया। 2 बार होगा तो वाई डी लिखा रहेगा या वाई डबल डैश का, इसका मतलब होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 3 बार अगर अवकलन किया गया है उसी फंक्शन का, ठीक, वाई डबल डैश ट्रिपल डैश रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आपका डी का क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में उसी फंक्शन को क्या किया गया है, 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, यानी डिफ्रेंशिएट किया गया है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। आइए, अगर दोस्त हम यहाँ पे एक बात और करें, यहाँ पे एक बात और करें कि डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो हम फंक्शन में नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें समझा के हम अवकलन पढ़ाना पहले चाहते हैं, फिर हम फंक्शन के बारे में भी बातें करेंगे, लिमिट के बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसमें इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाई और एक्स दो वेरिएबल है, ये क्या है बाबू, 2 वेरिएबल है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा, सही वेरिएबल क्या होते हैं। देखो 2 राशियाँ होती हैं, ठीक है। एक आपकी क्या होती है, चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। क्या होती है, चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है ना। तो चर राशि क्या होती है, चर राशियाँ वे होती हैं जो वेरिएबल बोला जाती है, वे होती हैं जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, जिनका क्या होता है, मान बदलता रहता है। अचर राशियाँ क्या होता है, जिनका मान क्या होता है, कांस्टेंट ऐसा था 1 2 3 4 5, और चर में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ये सब चीज़ें जो आती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वाई और एक्स क्या है, 2 वेरिएबल है, 2 क्या है, वेरिएबल हैं आपके। अब ये रिलेट किससे करते हैं, ये जो वेरिएबल है ये रिलेट करते हैं फंक्शन से, रिलेट्स करते हैं किससे, फंक्शन से, ठीक। ये रिलेट किससे करते हैं, फंक्शन से, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ आपका, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे y बराबर एफ एक्स ऐसे लिखूँ, अगर मैं क्या करूँ y बराबर क्या लिखूँ, तो एफ एक्स लिखूँ, तो y बराबर अगर हम एफ एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो y है, ये y जो है इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है दोस्त, डिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरे पर निर्भर हो, डिपेंड मतलब क्या, निर्भर मतलब गुलाम एक तरह समझो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ का यहाँ पे एक्स जो होगा उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कहा जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र वेरिएबल, मतलब चर जो स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र है। यहाँ पे एफ साइन किस चीज़ को दिखा रहा है, फंक्शन, क्या है, फंक्शन को डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर आपको दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक। अब इसमें y क्या है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है आपका, अगर देखा जाए तो ये आपका एफ एक्स है, देखो एक्स के टर्म में ये आपका क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही आपका y के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये आपका फंक्शन के रूप में हो गया। अच्छा, यहीं पे एक बात और समझते हैं, पहले ये समझते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इसमें क्या करूँ, एफ एक्स जो ये तो कोई आपका, इसको मैंने क्या बोला, ये आपका एफ एक्स है। अगर एफ वन हम कहें इसमें, यानी एक्स के स्थान पर 1 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो आपका 3 8 आएगा। अरे भाई 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 × 1 करोगे प्लस 5 जोड़ोगे तो आपका 8 आएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ यहीं पे एफ 0 लगूँ, एक्स के स्थान पे 0 रखो, इसका मतलब क्या, एक्स के स्थान पे 0, ऐसा भी आप में आता है, ठीक है। अगर 0 रख दिया जाए तो क्या आएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। ऐसे ही f बराबर हम क्या करें, -1 रख दें,
तो यहाँ पे आपका एफ एक्स, देखो इसे कंपेरिजन करो, एफ एक्स, एक्स के स्थान पे मैं क्या माइनस एक रखना, यहाँ माइनस एक रखो तो एक आएगा माइनस एक, और यहाँ पे माइनस एक रखोगे तो -2 आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 है। देखो यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस एक आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस ना बल्कि प्लस रहेगा। तो आप हल करोगे इसको क्या आएगा मतलब 4 आएगा। तो आप देख क्या रहे हो, वाई का मान क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन कैसे, जैसे आपका एक्स का मान क्या है बदल रहा है। तो एक्स क्या है, स्वतंत्र है, एक्स क्या है, स्वतंत्र है, आपका क्या वेरिएबल है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x के मान पर ही y का मान क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मतलब वो आपको इसका क्या है, y क्या है, गुलाम है एक तरह से। बात मेरी समझ में आ रही है, मतलब जैसा x चाह रहा है वैसे ही वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, या अब इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जो आपका एक्स वाई होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो एक्स होता है सर वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इतनी बात हमको थोड़ा सा समझ में आ गई, इतनी बात हमको थोड़ा समझ में आ गई, और सारी चीज़ें अभी हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा ग्राफ से सीखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है। तो हम क्या सीखेंगे, थोड़ा ग्राफ से सीखें कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है। देखो दोस्त, इसी डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी अवकलन गुणांक, अवकल गुणांक क्या बोलते हैं हिंदी में, अवकल गुणांक कहते हैं। इसी का आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको क्या कहते हैं, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, या इसको इंग्लिश में बोले तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहेंगे। जिसे हमने अभी बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या वाई डैश या y1 या डी वाई है ना, डी एफ एक्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी बताया। तो ये हमने क्या सीखा अभी तक है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। अब हम क्या बोलते हैं, इसको समझेंगे कैसे आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। अब हम सीखेंगे क्या, ये कैसे आया और क्यों इसकी क्या है ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो आइए सीखते हैं पहले इसके बारे में। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाए ताकि मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये प्लस की तरफ होगा ना एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या वाई एक्सिस है जो आप देख रहे हैं। ठीक, अब इस एक्स एक्सिस में आप देख रहे हो एक सीधी लाइन ऐसे खींचा था मैंने, ऐसे क्या किया था, ऐसे सीधी आपका लीनियर लाइन खींचा हुआ। ठीक है, अब इस लीनियर लाइन पे अगर आप पॉइंट लो, जैसे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, और सबसे आप इस ओ एक्स के ऐसे आप ऐसे लाइनें खींचोगे तो जो एंगल यहाँ पर होगा थीटा, वही थीटा यहाँ भी होगा, वही थीटा यहाँ भी होगा, वही थीटा होगा, यानी ओ ए पे कहीं पे भी कोई पॉइंट अगर आप लेते हो तो थीटा ही होगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन ओ ए है उसका स्लोप हर पॉइंट पे, यानी एवरी पॉइंट पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एट एनी पॉइंट ऑफ ओ ए स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। और स्लोप हम किससे दर्शाते हैं बाबू, tan थीटा से। किससे दर्शाया जाता है, tan थीटा से। ठीक है, और tan थीटा निकालने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, tan थीटा मतलब क्या होता है। अगर ऐसे आपका मान लो ये ओ है और ये है, और इसमें हमने लंब डाल दिया अगर हम भी, तो आपका ये थीटा अगर है तो tan थीटा जो आता है वो क्या होता है, स्लोप बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। इसके बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर बट्टे बेस। ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने देखा था ओ ए आपका लीनियर था तो ऐसे होगा। ठीक है, अब इसी ओ ए को हम क्या करें, ऐसे कर्व के रूप में करें, ऐसे ऐसे खींचे कर्व ऐसे, तो क्या प्रत्येक पॉइंट पर स्लोप का मान कांस्टेंट होगा। क्या प्रत्येक पॉइंट पर, जैसे हमने यहाँ तक लिया 1 2 3, क्या प्रत्येक पॉइंट पे, इसमें बहुत सारे पॉइंट जैसे 1 2 3 5 4 6 मतलब रखें, तो क्या स्लोप आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पे तो कांस्टेंट होता था, यहाँ पे नहीं होगा बाबू, यहाँ पे नहीं होगा। अब सबसे पहली बात है, कर्व जब होगा, कर्व पे स्लोप कैसे निकालते हैं, तो कर्व पे स्लोप निकालने के हम टेंजेंट खींचते हैं। क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट खींचा कैसे जाता है, देखो आपको ये कर्व था वो ये ऐसे,
ठीक है। तो हमने क्या किया था, 1 पे ऐसे टेंजेंट खींचा था, ऐसे 2 पे हमने क्या किया था, ऐसे खींचा था, 3 पे ऐसे हमने क्या किया था, ऐसे खींचा था। हम देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एंगल का मान क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, यानी θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, यानी स्लोप क्या है, स्लोप आपका वेरी कर रहा है, यानी स्लोप इज वेरिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व वे, एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व वे, यानी जो कर्व वे है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो आपका स्लोप आ रहा है वो वेरी कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ पहले, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्त, और चीज़ों के बारे, एक चीज़ हम समझ गए सर, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई लाइन सीधी होती है उस पर स्लोप हर पॉइंट पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर सर कर्व होगा तो स्लोप हर पॉइंट पर क्या बोलते हैं वो, अगर उस पर कोई पॉइंट आप निश्चित करोगे तो स्लोप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं होगा। ये मैथ की बात समझिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में सीखते हैं, ठीक। अब हम इसे मिटा देते हैं, बनाएंगे वैसे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसी फिगर को हम यूज कर रहे हैं, ठीक। ध्यान से समझिएगा दोस्त, आज आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमने क्या किया यहाँ से, चलिए इसको पूरा मिटा ही देते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से लाइन खींच देंगे। तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, यहाँ से ये हमने एक लाइन खींच लेते हैं, इसको भी हम ओ ए ही मानते हैं। अभी हम इसको बात करेंगे, उसको फिर बाद में बात करेंगे, ठीक। अब अगर मैं क्या करूँ, इस पर 2 पॉइंट में डिसाइड करूँ, क्या 2 पॉइंट, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया 1, यहाँ पे एक पॉइंट हमने क्या लिया वो ध्यान से देखना वो कर लिया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि पॉइंट क्या है हमारा, x1, y1, x1, y1, और इस 2 वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं यहाँ पे क्या, x2, y2, ठीक। तो आपने बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है। तो 2 बिंदु होते हैं, तो उसमें जो पहला जैसे x और x1 y1, तो x1 को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y1 को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो x1 को हमें x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है और y1 को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसके पैरेलल देखो मैंने कर लिया ऐसे, और यहाँ से हम ये ऐसे खींच लिया, ठीक है। और 2 पॉइंट्स हमने क्या किया, ऐसे परपेंडिकुलर खींच लिया, ये हमारा 90 होगा, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, ठीक। अब हम क्या देखें यहाँ पे, अगर आपसे कोई बात करे, चलो इसको हम कुछ समय के लिए मिटा लेते हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये आपकी जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक कोई पूछे तो ये क्या होगा बाबू, आपका y1 होगा। और देखिएगा ये आपका जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से, ये क्या होगा दोस्त, ये हमारा x1 होगा, क्या होगा x1। इस पॉइंट का मतलब 1 पॉइंट मतलब क्या है, x1 क्या भुज है, जो देखो हमने x एक्सिस पे दर्शाया, और ये y1 क्या कोट है, जो हमने क्या किया यहाँ से यहाँ पे दर्शा सकते थे, यानी हम चाहते तो यहाँ पे दर्शा सकते थे ना, ये ऐसे, बात तो वही होती, ठीक, ये होता, यानी ये y1 ही होता, बात समझना रही, ठीक। तो इस पॉइंट को हमने दर्शा लिया। अब हम देखें अगर ध्यान से, अब देखें अगर तो 2 पॉइंट में देखें बाबू, तो यहाँ पे भुज कितना x2 है और कोट कितना y2 है, ठीक है। तो हमारा भुज यहाँ पे अगर दर्शाएंगे हम, उस पॉइंट से हम यहाँ पे देखें, ये हमारा भुज दर्शाएंगे हम यहाँ से। चलो इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, आपको समझ में आए। ये बात बहुत ज़रूर सीख लेना, क्योंकि जानते हो इसको फिजिक्स में, टॉप में, डिजाइन में, सिविल, मैकेनिकल, इतना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। लड़का समझ ही नहीं पाता इसका मतलब क्या होता है। अब देखो ये आपका क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, x2 है, x2 कर लिया मैंने, कर लिया। अच्छा अगर अब मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो आपको आएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये
अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये डिस्टेंस, यानी देखो y2 भी हम नाप रहे हैं कहाँ से, x एक्सिस से, और x1 भी हमने क्या बोलते हैं y1 भी हमने नापा था कहाँ से, 1 तक की दूरी x एक्सिस से। ऐसे मैंने x1 कहाँ से नापा था, y एक्सिस से इधर, और y2 हम नापे कहाँ से, यहाँ पे y एक्सिस से इधर। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बाबू, यहाँ पे y2 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, y2 कह सकते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है आपके आगे, ठीक है। तो अब अगर कोई कहे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ, बता नहीं सकते हो कि डिस्टेंस कितनी होगी, कहोगे सर बता लेंगे, कहोगे सर बता लेंगे, चलो इसको नाम दे दे रहे हैं ए समझाने के लिए। तो 1 2a, तो आपका 2a कितना होगा डिस्टेंस, आप कहोगे सर यहाँ से ये y2 है, ये y1 है, घटा लीजिए आपको 2a मिल जाएगा। हम कहेंगे ठीक है, तो y2 माइनस y1 निकाल लिया, निकाल लिया। अच्छा, ऐसे कोई आपसे कह दे कि बाबू यहाँ से 1a निकालो, क्या 1a निकालो, ठीक। चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं और दूसरी पेन यूज करते हैं रेड वाली, ठीक। बताओ अब अगर आप बात करोगे तो आप बताओ यहाँ से O से लेके 2 तक की डिस्टेंस यहाँ पे x2 है, और O से लेके 1 तक की आपकी जो भुज आपका x1 है। तो आपका ये अगर निकालना है तो 1a निकालना है तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आएगा। ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, क्या होगा, थीटा, ठीक। अच्छा, अब हमें ये बात तो समझ में आ गई क्या होता है। अब हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, स्लोप हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, यहाँ पे लिखा है tan थीटा के बराबर होता है, कोई दिक्कत है ना। और इसके ही बराबर होता है क्या बाबू आपका, लंब बट्टे आधार, ठीक। ये किस में देखा जाता है, आपका कोई त्रिभुज जो होता है उसमें देखा जाता है। ये त्रिभुज बना दे रहे हैं समझने के लिए, ये आपका इसके लिए होता है, ये थीटा अगर है, ठीक है। अगर इसको हम दिखाते हैं जूम करके तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे a लिख सकते हो, ये लंब है। बोलो ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, बताइए। तो अब हमको एक बात समझ में आ गई है कि सर ये हम अगर आप बनाना चाहते हो सर, इसका यूज करते हैं, इससे थोड़ा जल्दी बनेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा भी लगेगा ना। सर आप अगर इसको बनाना चाहते हो तो ये आप बना लीजिए, बना लिया, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या है बाबू, 1 है, ये वाला पॉइंट क्या है, 2 है, ये वाला पॉइंट क्या है, a, ठीक। अब मेरे दोस्त अगर बात करो 1a से, तो आप देख रहे हो यहाँ से x2 माइनस x1 है। 2a की बात करोगे सर, ये भी पता मुझे है, y2 माइनस y1 है। ये एंगल क्या है, हम कहेंगे बाबू थीटा मान, हम कहेंगे थीटा मान। चलो अब अगर कोई आपसे पूछे कि स्लोप क्या होगा, यानी tan थीटा का निकालना हो, tan थीटा क्या होगा, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना आपका y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये है क्या आपकी tan थीटा, स्लोप है, क्या कहोगे सर, स्लोप है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे ही आप इसमें कहीं पे भी अगर 2 पॉइंट लोगे तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, एकदम सेम टू सेम वही आएगी। यानी 30 डिग्री अगर हल करने पाता है, यहाँ पे पॉइंट अगर ले लो 2 3, यहाँ पे 4 5, ठीक है, और हल करने में मान लो 30 डिग्री आता है, थीटा बराबर 30 डिग्री आता है, 30 थीटा 30 डिग्री हर जगह ही आएगा, कहीं पे भी पॉइंट होगा थीटा आपका क्या होगा, 30 डिग्री ही आना है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। बात मेरी समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो ये तो सारे बच्चे जानते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका लीनियर मिलेगा, ये क्या होगा, लीनियर में, जैसे ओम का नियम होता है आप पढ़ते हो, उसमें ये चीज़ें होती है ना, होता है ना। जहाँ पे प्रोपोर्शनल टू रहेगा, जैसे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब खींचते हो उसमें जो मिलता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो खींचा जाता है, वो भी क्या होता है आपका लीनियर ही मिलता है, ये ऐसे, यानी स्लोप हर जगह बराबर होता है, ठीक। या ओम के नियम में आप देखते हो, ठीक, यानी हुक्स का लॉ जो होता है, ठीक है, हुक्स का लॉ जो होता है ऐसे ही आपका होता है, जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ती है स्ट्रेस भी बढ़ता है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, उससे मैंने कनेक्ट किया ताकि आप उसे रिलेट कर पाओ। अब हम बात करेंगे सारी चीज़ें इसके बारे में, तो हम इसको मिटा दें तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई दो पॉइंट अगर लोगे तो मैंने बताया स्लोप हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी अगर स्लोप आपका 30 डिग्री आ रहा है तो कहीं पे भी अगर पॉइंट लेते हो आप तो 30 डिग्री ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन होगा सर क्या इसमें भी पॉसिबल है, तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि आपने ही बताया है कि वहाँ पे स्लोप आपका वेरिएबल होगा। तो उस पर कैसे होता है, आइए उस चीज़ को सीखते हैं, इसको मिटाते हैं। हमें मेन ये सीखना है, ठीक है। ये तो आपको उसकी सहायता से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने मिटा दे रहे हैं बढ़िया से, और उसके बारे में बातें करते हैं। चलिए, वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए थे वैसे ही यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स लेंगे। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि वेरिएबल है, वो सारी चीज़ें समझ में आती है, तो इसको हम मिटा भी देते हैं। अच्छा, मिटा के बनाएंगे टाइम लगे, इसलिए इसे मिटा देते हैं। ठीक, चलिए हमने क्या किया, देखो इसको मिटा दिया, इसको मिटा लेते हैं बाबू, इन नंबरों को मिटा देते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये हमने कर्व बनाया था OA। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, वेरिएबल। स्लोप क्या है, वेरिएबल है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पे 2 पॉइंट निर्धारित करते हैं। अगर मैं मान लूँ सपोर्ट है, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट हमारा यहाँ है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे 2। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर हम बात करें इसमें अगर बात करें हम, तो यहाँ पे अगर हम बताएं मैं यहाँ पे, तो ये हमें इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसके पैरेलल खींचते हैं। तो यहाँ पे स्लोप बनाने के लिए जब टाइम का यूज करेंगे, तो चूंकि ये आपका देखो सीधी तो है नहीं। अरे भाई, जब भी आप कुछ खींचते होंगे तो ऐसे होता होगा ना आपका कुछ, देखो ध्यान से, ये आपको सीधा होना चाहिए। ये अगर मैं इसको ये मान लूँ तो 1A क्या यहाँ पे सीधा है नहीं, तो हम यहाँ पे tan से कहीं स्लोप वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज करते। स्लोप बराबर tan थीटा नहीं यूज कर सकते। ये जो परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है वो फार्मूला में यूज करना है, तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तब क्वेश्चन होगा सर करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, क्योंकि सर ये ऐसे है नहीं। तो हम कहेंगे बाबू आप क्या करिए, इस पॉइंट को एक को इसके इतना करीब लेके चले जाइए, ये लाइन आपकी सीधी हो जाए। यानी ये लाइन जो आपको जूम करके जो दिखा रहा हूँ सीधी हो जाए, यानी 1 आपको इसके करीब एकदम लेके चले जाए। ठीक, तो आप ही बताइए, अगर उसके बहुत करीब लेके चले जाएं तो यहाँ से अगर इसके पर यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींचे ये ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 क्या होगा, तुम्हें बताओ। x2 माइनस x1 क्या होगा। और अगर बात करूँ मैं y2 माइनस y1 क्या होगा, क्योंकि उसमें जो निकाला था क्या हो गया, कहोगे सर वो लगभग आपका 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा नहीं कोई 0 हो जाएगा, हमने कहा उस पॉइंट 1 को उस पॉइंट के ऊपर नहीं रखना है, इन 1 को उठा के 1 तक नहीं ले जाना है, 1 के लगभग ले जाना है, उसके बहुत करीब में एकदम लेके चले जाना है। तो सर x2 माइनस x1 वो बराबर हो सकता है लेकिन एकदम 0 नहीं होगा सर, और y2 माइनस y1 0 हो सकता है सर, लेकिन एकदम 0 हम नहीं कह सकते होगा। या क्या करो, या 2 को उठा के आप क्या बोलते हो 1 के करीब में लाओ, यहाँ भी मान लो लाया। ठीक, तो अब इसमें आपका देखो ये लाइन आपको सीधी हो सकती है, तो इससे हम क्या करें, अगर ऊपर से हम ऐसे लंब डालते हैं एकदम उसके करीब में है ना, उसके करीब में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका y2 माइनस y0 x2 माइनस y0 लगभग हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक, यानी 1 पॉइंट को 2 के क्लोज कर दो या 2 को 1 को क्लोज कर दो, तो उसमें हमें 2 चीज़ें मिली क्या, x2 माइनस x1 आपका 0 के लगभग बराबर होगा, x2 माइनस y2 माइनस y1 भी आपके लगभग बराबर होगा, यानी करीब करीब 0 होगा लेकिन 0 नहीं होगा।
ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, हम इसी को जूम करते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट जो भी, चाहे आप एक को यहाँ पे लाओ चाहे उसको वहाँ पे ले जाओ। अगर इसे जूम करके हम बनाए अपने समझने के लिए, मैथमेटिक लैंग्वेज को समझने के लिए, तो आप बताओ क्या होगा यहाँ पे बाबू। फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, इसको हम a मान लेते हैं। अच्छा ये आपको देखो आपका ऐसे हो जाएगा। उसके पहले क्या था, जब इतना दूर माने थे तो सीधा नहीं था यार, हमने मान लिया कि मतलब क्या बोलते हो 1 2 के करीब में या 2 1 के करीब में। तो आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ कि ये इतना होगा, मान लिया मैंने, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था कि ये जो आएगा, ये आपको जो आएगा वो क्या आएगा, x2 - x1 आएगा। और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, y2 - y1 आएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? हाँ ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब क्या है आपका ये, तो इसकी वैल्यू बहुत कम है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम है यानी बहुत क्लोज है ये। तो इसके लिए हम इसी को चाहें तो क्या, इसको हम जो dx x2 माइनस x1 है और y2 - y1 है, इसको मैं अगर कहूँ कि ये क्या है वो 0 नहीं है, लगभग 0, तो इसको dx में बोल दूँ और उसको क्या कहूँ dy। dx dy मतलब बहुत कम, मानी करीब करीब 0 के बराबर लेकिन 0 नहीं, करीब करीब 0 के बराबर लेकिन 0 नहीं। तो आप बताओ यही आपको तो dx है, ये आपका क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। बोलो होगा? तो अगर इस एंगल को फिर आप थीटा अगर मानते हो समझने के लिए, वैसे एंगल बहुत छोटा है भी होगा, डी थीटा बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा ही मानते हैं समझने के लिए, ठीक। तो tan थीटा बराबर यही होता है। तो आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से dy/dx आएगा, dy/dx आएगा, जिसे हम क्या कहें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसे क्या बोला जाएगा, dy/dx को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या बाबू, x, यानी x के रिस्पेक्ट y में जो चेंज की दर है इस चीज़ को बताता है। जैसे आप जब वो पढ़ते हो, क्या नाम बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़ते हो, ठीक है, उसमें एक फार्मूला आता है आपका, तो न्यूटन के सांद्रता का नियम जो होता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे, दिखाते हैं आपको। वहाँ पे आपका टाउ बराबर क्या होता है, म्यू d/dt पढ़ेंगे आप, फर्स्ट ईयर वाले वैसे नहीं, सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ोगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाबू कि ये क्या है, ये क्या है, ये आपका है d/dt, इसको भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। फाई क्या है, कर्तन विकृत, क्या है, कर्तन विकृत। आप लोग फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ोगे, ठीक। ऐसे ही जब आप सेकेंड ईयर में ही जाओगे तो एक फार्मूला पढ़ोगे dm/dx, उसमें किसमें, SFD एंड BM में क्या होता है बाबू, आपको F के बराबर। तो यहाँ बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट उस शियर फोर्स से क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे ही उसी सेकेंड ईयर में आप एक और फार्मूला पढ़ते हो dF/dx इक्वल टू -W, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो आपका शियर फोर्स होता है वो क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं यार आपसे, रेट ऑफ लोड जो होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लोड, ये इंटेंसिटी ऑफ लोड के बराबर होता है। तो ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये जो आप ये जो देख रहे हैं फार्मूला, यहाँ बहुत छोटी सी चीज़ के बारे में बातें किया गया है। मतलब क्या है, आप देखो इसी फार्मूले से अगर कंपेरिजन करो तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा, ये इसके लिए बातें करोगे तो dm/, यहाँ पे क्या होगा, dx की बात कर रहे हैं, यानी कोई बीम है उसमें बहुत छोटी सी डिस्टेंस लिया गया होगा, फिर उसमें मोमेंट को देखा गया होगा, ये चीज़ें यहाँ पे
यहाँ पे जो बीम होगी उससे बहुत छोटे से दूरी ली गई होगी, उसके शियर को देखा गया होगा, ठीक है। और इसे आप पढ़ते हैं ना, श्यानता का नियम होता है, ठीक। सारी बातें समझ में आई होंगी, रिलेट किए होंगे, बोलिए आप, ठीक। या आप कभी पढ़ते होंगे कि मतलब क्या बोलते हैं कि त्वरण बराबर dv/dt पढ़ा होगा आपने, dv/dt। यहाँ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो त्वरण है। लेकिन यहाँ पे क्या बहुत कम टाइम लिया गया है, बहुत कम टाइम में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक, वो आपका क्या एक्सीलरेशन बोलता है। तो ये भाषा साफ समझ में आई होगी आपको, ये भाषा समझ में आएगी नहीं पहले बताइए, ठीक है दोस्त। तो ये आपका जो dy/dx है, इसका क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज है, इसे आपको समझना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, फिर ये बात समझ में आ गई होगी शायद। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इनमें समझ ही नहीं पाता dy/dx क्या होता है, dy/dx क्या होता है, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। अब अगर आप बात करते हो यहाँ पे, यहीं पे क्या, ध्यान से देखिएगा, हमने आपको अभी बताया था बाबू कि यहाँ पे dy/dx, इसके बारे में मैंने समझाया क्यों लिखा जाता है। जहाँ पे हमने बताया क्या, हमने बताया y और x जो होता है दो वेरिएबल होते हैं जो रिलेट्स टू होते हैं किससे, फंक्शन से, ठीक है। इसी में मैंने बताया कि y बराबर क्या होता है, fx होता है, क्या होता है, fx होता है। x का मतलब मैंने बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y का मतलब क्या बताया मैंने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर एक नाम लिया था फंक्शन, ठीक। तो हमने क्या बोलते हैं कि ये सीख लिया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हमने ये सीख लिया था डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे फंक्शन की, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, अवकलन जो है उसमें कुछ फंक्शन आएंगे जिनका हमें अवकलन करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका परिचय और फार्मूले की बातें करना जरूरी है, ठीक है। तब हम बात करेंगे फंक्शन की। देखिए क्या होता है बाबू आपका, यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन मतलब होता है फलन, क्या होता है, फलन, बताया था। कई तरह के फंक्शन होते हैं दोस्त, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन होता है। तो यहाँ पे वही बातें हम करेंगे जिससे आपका अवकलन के जो प्रॉब्लम जो आएंगे और वो सॉल्व हो सके, उनके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, फंक्शन में जो हमारा डिफरेंशिएशन, उसमें जो फंक्शन आएगा, एक आएगा कांस्टेंट फंक्शन, क्या आएगा बाबू, कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन यहाँ जोड़ लीजिएगा, उसको लिखेंगे नहीं, फालतू में टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉली मतलब बहुभुज, बहुफलन के नाम सुने हो ना, बहुफलन के बारे में, जिसमें आपका x⁴ कुछ आएगा, x⁴n के रूप में, यानी x⁴0 भी हो सकता है, x⁴1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, ठीक है। उसमें भी कई आता है, मोनोनोमियल होता है ना, बायनोमियल आता है, जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो उसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, मेट्रिक फंक्शन, ठीक, जिसमें आपका क्या होता है, tan थीटा हुआ, cos थीटा हुआ, tan x हुआ, sin x हुआ, है ना, sec x cosec x, ये सब बातें हम बातें करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बातें करेंगे, ठीक। ऐसे ही आपका आएगा लॉगरिथम फंक्शन, क्या आएगा बाबू, लॉगरिथम फंक्शन, जैसे log x होगा, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे चर घातांकी आप बोलते हो, ये लघुगणकी हो जाएगा, ठीक है। जैसे e⁴x आएगा,
e⁻x आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका log x टू बेस ई, ये सब बारे में हम बातें करेंगे। और हर फंक्शन को मतलब शुरुआत से सीखते हुए हम चलेंगे। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं कि जो अवकलन है उसमें हमारा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझने लगेंगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, अवकलन की पहली वीडियो को रखते हैं। ठीक है, सेकेंड वीडियो क्या बोलते हैं हम अगले में रखते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे क्या बोलते हैं। शुरुआत यहाँ से करेंगे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, फिर पॉलिनोमियल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल के बारे में, लॉगरिथम में, एक्सपोनेंशियल में, उनके फार्मूले भी क्रम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।